नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, हम भी कुछ ऐसा ही सिग्नल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अगर कोई कंट्री हमें ज्यादा गुस्सा दिलाती है, ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को हमारी मर्जी के बिना एक्सपैंड करती है, अगर ये सिग्नल दिया जाता है कि इसमें हमारे प्रिय शांतिपूर्ण पड़ोसी पाकिस्तान को ले आएंगे, तो हम भी कहते हैं कर लो तुम्हें जो करना है। अगर हमें आप ज्यादा स्पेस नहीं दोगे तो मत दो ना यार, हम अपने लिए किसी और को ढूंढ लेंगे। बिकॉज आज के टाइम पीरियड में भारत इज अ ग्लोबल पावर इंडीड। दैट इज वाई यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की 79th मीटिंग की साइडलाइंस, ये आप जानते हो, हर बार यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मीट करती है, दुनिया भर के लीडर्स यहां पर आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में फॉर दिस इन द मंथ ऑफ सितंबर, और इस बार ये 79th सेशन था। अब इसी की साइडलाइंस में एक छोटा सा फोरम 3 कंट्रीज का, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इसकी हम एक मीटिंग कर देते हैं। ये वो डायलॉग फोरम है जो बना तो 2003 में था, जब हमें रियलाइज हुआ था कि हाँ भैया, ये तीनों कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तीनों में डेमोक्रेसी है, तीनों में कन्वर्जेंसेस हैं। लेकिन इसके बाद हम भी ब्रिक्स के बहाव में बह गए, जब 2009-10 के आसपास ब्रिक्स सॉलिडिफाई हुआ, और हमने 2011 से लेकर 18 के बीच में इसकी एक भी मीटिंग नहीं की। पर्टिकुलरली जब ब्रिक के अंदर 2010 में एस नाम का साउथ अफ्रीका भी आ गया, तो आप देखो ना भाई, बी, आई और एस तीनों तो आ गए। अब इप्सा करने का क्या मतलब है फिर? तो हमने इस इप्सा को खुद ही अबैंडन कर लिया, जो बच्चा हमने बनाया उसको हमने छोड़ दिया। लेकिन अब आप ये देखिए, 2018 के बाद से दोबारा हमें लगा, 17 में डोकलाम था याद है, तो 18 से हमें लगने लगा, हमारी आंखें खुल गई कि अब तो भैया कुछ करना पड़ेगा। अब इसलिए हमने तब से पिछले 8 साल से हम रेगुलरली फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट कर रहे हैं, और हर मीट पर हम एक ही बात करते हैं। देखो, इस बार जो मीट हुई है उसमें तीनों कंट्रीज की यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट जो सीट है उसके बारे में बात हुई, क्योंकि तीनों कंट्रीज चाहती हैं परमानेंट मेंबर्स बनना सिक्योरिटी काउंसिल के। लेकिन उसके अलावा हर फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट पर हम टेररिज्म के खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ बोल देते हैं। इंटरनेशनल टेररिज्म के खिलाफ फ्रेमवर्क चाहिए, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को रोकना है, फाइनेंसिंग करनी है टेररिज्म के अगेंस्ट, एंड ऑल ऑफ दैट। और 2 ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा यहाँ पर आती हैं, एक है लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद। इतना ही नहीं, यही 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया बार बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इन्हीं के मेंबर्स के खिलाफ बार बार 1267 सैंक्शंस कमेटी के हिसाब से सैंक्शंस लगवाने की बात करता है। अब मुझे भैया, जब भी मैं सुनती हूँ ना, मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है, गजब लेवल का। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, इसमें अंतर क्या है? पहली बात। दूसरी बात, इनका कश्मीर से कब कब क्या क्या कनेक्शन हुआ। तीसरी बात, ये भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ ओवरऑल क्या काम करते हैं। देखो, इतना तो सब जानते हैं कि लश्कर तैयबा ने 26/11 के अटैक्स करवाए थे ताज ओबरॉय पे, और जैश ए मोहम्मद ने 2019 के पुलवामा के अटैक्स करवाए थे ऑन सीआरपीएफ पर्सनल। ठीक है भाई, लेकिन इसके अलावा ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशंस कब है, और यहां से हम इस फेज तक कब गए, आज मैं आपको इस सिनेरियो को समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप पटना या बिहार से बिलोंग करते हैं तो आ जाइए पटना सेंटर में काउंसलिंग के लिए, आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी बीपीएससी और यूपीएससी दोनों एग्जाम्स के रिगार्डिंग क्या करना है क्या नहीं करना। इसी के साथ साथ अगर दिल्ली में रहते हो तो देख लो, करोल बाग में इंग्लिश मीडियम की फाउंडेशन की बैच चलती है हमारी, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की बैच, इसकी डेट्स देख लो आप, 3rd and 21st अक्टूबर। इसी के साथ साथ प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की बैच है। इतनी सारी डेट्स हैं इसी चीज की। दिल्ली नहीं आ सकते तो प्रयागराज वाला ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज नॉट जस्ट फाउंडेशन, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव। करंट अफेयर्स, सीसैट, एसे, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, गाइडेंस, सब कुछ मिल जाएगा। बस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कर लेना। ऐसे ही अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, अगेन क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो बिलो, राइट। वैसे तो बेस्ट तो यही है कि अगर आप सेंटर्स में हो, दिल्ली या प्रयागराज में हो, तो आप विजिट ही कर लो सीधा सेंटर्स, तो ही बेस्ट होता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम अपने सिनेरियो की तरफ। देखो, 1960s, 50s और 70s में कश्मीर की सिचुएशन इतनी प्रॉब्लमैटिक तो नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, यहाँ पर सेपरेटिज्म था, और बहुत बार इनके जो लीडर थे शेख अब्दुल्ला, ये कुछ छुतरी छोड़ देते थे बाहर आकर कि हमें कश्मीर को आज़ाद बनना चाहिए, स्विट्जरलैंड बनना चाहिए, इजिप्ट विजिप्ट में जाकर ऐसे स्टेटमेंट दे देते थे। फिर नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी इनको जेल में डाल देते थे, फिर ये चुप हो जाते थे। फिर ये इनको अश्योरेंसेस देते थे नेहरू गांधी को कि भैया मुझे हाउस अरेस्ट से हटाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फिर इनको रिलीज कर देते थे। फिर ये दोबारा कुछ ऐसी छुतरी छोड़ देते थे। तो सेपरेटिज्म तो था, नो डाउट, जम्मू कश्मीर आज़ाद तो होना चाहता था, लेकिन ये इतने गधे नहीं थे कि ये पाकिस्तान की जाकर गोद में बैठ जाए, इतना इनका नहीं था वो। और इसीलिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आई 70s में, जैसे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट।
हाँ ठीक है, ये सेपरेटिज्म की बात करती थी, ये मिलिटेंसी की बात भी करते थे, लेकिन ये कंप्लीटली रिलीजियस रेडिकलाइजेशन पर बेस्ड नहीं थे। बिकॉज आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, कश्मीर में एक सिंक्रेटिक मिक्स था। यहाँ पर पंडित्स भी थे, यहाँ पर सूफी सेंट्स भी हुआ करते हैं, यहाँ पर पंद्रेथान टेम्पल भी था, मरतान सन टेम्पल भी था, वैष्णो देवी, अमरनाथ, पूरा एक सिंक्रेटिक मिक्स है यहाँ पे, राइट। तो आप कश्मीर को एक ऐसी आइडेंटिटी नहीं दे सकते थे इस टाइप से। लेकिन फिर 1980s का समय आता है, ये आप जानते ही हो। अब अमेरिका जो पाप करता है ना, उस पाप का जो बोझा है वो पूरी दुनिया उठाती है। ये साउथ एशिया में ऐसा ही कुछ हुआ। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन घुस गया अमेरिका के डर से, तो अमेरिका ने इन मुजाहिदों को आगे कर दिया। अब मुजाहिद काफी नहीं पढ़ रहे थे भाई साहब। ऐसा कौन सा मुजाहिद है जिसको आइडियोलॉजिकल तौर पर इतना तैयार करे, इतना मोटिवेट करे और इतना एक्सट्रीमिस्ट तरीके से उसको तैयार कर दे कि वो अमेरिका का और पाकिस्तान का कठपुतली बन जाए। ये इनका ऑब्जेक्टिव था। तो इन्होंने पाकिस्तान, यूएसए, सऊदी अरेबिया ने मिलकर यहाँ पर वहाबी आइडियोलॉजी के हिसाब से आतंकवादियों को इकट्ठा करना, उनको पैदा करना स्टार्ट कर दिया। तो यहीं से निकलते हैं आपके आतंकवादी। धीरे धीरे जो मुजाहिद होते हैं ना, ये सोवियत यूनियन की आजादी से कब आतंकवाद तक चले गए, इनकी आगे वाली जनरेशन इन्हीं को पता नहीं चला। तो हर तरीके से इनको आइडियोलॉजिकली, वेपन्स, डॉलर्स, हर तरीके से सपोर्ट मिला। और अब मौका पर चौका मारने के लिए आ गया पाकिस्तान। इसने सोचा जितनी फंडिंग, जितनी आइडियोलॉजी मिल रही है, जितने हथियार मिल रहे हैं, कुछ हद तक इसको कश्मीर की तरफ डाइवर्ट कर दो। यहाँ वेस्ट में अफगानिस्तान के लिए भेजी जा रही है ना पाकिस्तान को, तो इसी को डाइवर्ट करके कश्मीर में लगा देते हैं। अब इन्होंने 80s में अपना गंदा खेल स्टार्ट कर दिया कश्मीर में। अब उससे JKLF पर प्रेशर पड़ने लगा। 1987 के इलेक्शंस रिग हुए, रेडिकलाइजेशन इस इलेक्शंस के टाइम पर ज्यादा बढ़ गया। फारूक अब्दुल्ला ने खुद इस टाइप के रेडिकलिस्ट एलिमेंट्स को क्रिटिसाइज नहीं किया अपने इलेक्शन कैंपेन्स में, रादर इन्हीं के सहारे पावर में चढ़ने की कोशिश की। तो उससे फिर कश्मीरी पंडित्स का हुआ जिनोसाइड, इनको भगा दिया गया। कश्मीर की आइडेंटिटी सुन्नी वहाबिस्ट आइडियोलॉजी, रेडिकल इस्लाम की आइडियोलॉजी पर इसकी नींव रखी गई, जैसा कि था ही नहीं कभी। सिंक्रेटिक मिक्स को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। और तब आपका एक संगठन आता है, दैट इज हिजबुल मुजाहिदीन। 1987-89 के आसपास ये आता है, और आते ही इन्होंने रेडिकलाइज करना चालू कर दिया। अब आप ये चीज समझो कि हिजबुल मुजाहिदीन एक डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ऐसे भी तो लोग चाहिए ना भाई साहब, जो कि बाहर से आतंकवादियों को भेजेंगे, पाकिस्तान के अंदर बैठे हों, पाकिस्तान के अंदर से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी बैठेंगे। और वैसा ही एक मिलिटेंट ग्रुप बना लश्कर तैयबा, जो कि मरकज उद दावा अल इरशद का एक मिलिटेंट ग्रुप था। आप देख लो, यही आइडियोलॉजी जो एक्सपोर्ट होती है। और ये बैठे बैठे पाकिस्तान में बैठे बैठे ये लोग टेररिज्म का काम करने लग गए। ठीक है, इतना ही नहीं, इनको सपोर्ट ओसामा भी करता था। लोगों को ये समझ नहीं आता, लोग सोचते हैं कि ओसामा ने सिर्फ अमेरिका के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट किया। जितना कश्मीर में प्रॉब्लम हुई है ना, और लिटरली हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैसे हैंडल किया, हम बता नहीं सकते अमेरिका की वजह से हमें कितनी तकलीफ हुई है। अमेरिका ने तो जो झेला 9/11 के बाद वो ठीक है, लेकिन दिक्कत तो हमारे लिए हो गई। ये जस्ट हमारे पड़ोस में बैठे हैं, तुम्हारे पड़ोस में तो बैठे नहीं। अब LET 1993 में जम्मू कश्मीर में इनकर्जन करने लग गया। और इसी टाइप से ये लोग, ये अपने आप को ऐसा इनकर्जन बोलते हैं, हमारे हिसाब से तो ये घुसते हैं हमारी अंदर, बॉर्डर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करके और आतंकवादियों के अटैक करते हैं। सुसाइड अटैक्स करने लग गए, फोर्सेस पर अटैक करने लग गए। अब 9/11 के बाद इनको झटका पड़ता है, क्योंकि अब ओसामा के ऊपर आएगा सारी चीजें, तो LET पर भी आएगा। लेकिन उसके बाद जल्द ही इन्होंने 26/11 का मुंबई के अटैक भी प्लान कर दिए, 2008 के आसपास के। और आप देखो यहाँ पर इस टाइप से इन्होंने सारे अटैक्स किए, दे कैरिड आउट दीज अटैक्स। और उसके बाद से हमारा आप देखो रोल क्या, हमने पाकिस्तान को एविडेंसेस और इन्वेस्टिगेशन सारी शेयर की कि देखो भाई साहब, तुम्हारे ग्रुप्स ने ऐसा अटैक किया, और पाकिस्तान ने इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इसके रिटर्न में कुछ रिस्पॉन्स दे दें, राइट। रिस्पॉन्स देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो जाएगा, यही कुछ हुआ। इसी के साथ साथ अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो आप ये मेरे बारे में जान सकते हो, अलॉन्ग विथ स्कैनिंग दिस QR कोड हेयर फॉर टेलीग्राम ग्रुप। और अगर 100 से ज़्यादा नंबर्स होते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, तो मैं आपके लिए क्विज स्टार्ट करूंगी UPSC का, और करंट अफेयर्स की भी डेली अपडेट्स अब इस टेलीग्राम ग्रुप पर देने की कोशिश करूंगी। गाइडेंस वगैरह भी आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, अब एक आदमी होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानियों के लिए और अफगानियों के लिए, मौलाना मसूद अजहर। ठीक है, एक ग्रुप है रादर, हरकत उल अंसार। ये बैठे बैठे पाकिस्तान में काम कर रहे थे, और इनका काम क्या था, जम्मू कश्मीर के लिए ज्यादा लोगों को, मिलिटेंट कैडर्स को लेकर आओ, राइट। 1994 में बने। इन्होंने देखा कि अच्छा LET सक्सेसफुल हो रहा है, अब टेररिज्म भी तो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है ना, तुमने इतने मारे, हम भी तो उठेंगे, हम भी इतने मारेंगे।
तो अब ये लोग क्या करते हैं, अपने कैडर्स को ज्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कश्मीर के कॉज के लिए, कश्मीर में जाओ, जिहाद लड़ो, ऑल ऑफ दैट। लेकिन अब मोटिवेट करे कौन? इन गधों में से किसी को भी ठीक से बात करनी तक आती नहीं है। अब कोई तो चाहिए ना जो मासेस को मैनिपुलेट कर सके और प्रोपोगेंडा फैला सके। तो वहां उस प्रोपोगेंडा के लिए आता है एक मोटा सा आदमी, जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर। अभी तक जैश ए मोहम्मद बनी नहीं है, लेकिन ये आदमी जगह जगह जाकर स्पीचेस देता है। पहले मैगजीन में लिखना चालू करता है अफगानिस्तान पाकिस्तान फ्रंटियर पे, फिर वहां से फेमस होकर स्पीचेस देना चालू करता है। तब इनको लगता है कि यार ये ऐसी स्पीच देता है कि लोगों को जन्नत के दूध की नदियां और हनी पता नहीं क्या क्या दिखाई देने लग जाता है। तो इसको ये यूटिलाइज करता है। उसके बाद गलती से ये लोग इस आदमी को भेज देते हैं इंडिया में, कश्मीर में, ताकि कश्मीर के यूथ को भी ये सेम रेडिकलाइज कर सके। लेकिन जब ये लोग अपने ऑटो रिक्शा में श्रीनगर में घूम रहे होते हैं तब ये आदमी पकड़ा जाता है, मसूद अजहर, और तब इसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन फिर ये इतना इंपॉर्टेंट है, देखो आप आइडियोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं है कि बस आपको लड़ने वाले चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। दिस इज अबाउट मैनिपुलेशन। ये लोग मैनिपुलेट करते हैं, ये लोग उन लोगों को ढूंढते हैं जो वल्नरेबल है मैनिपुलेशन के लिए। तो अब इस मोटे से आदमी के लिए जो फिजिकल टेस्ट तक पास नहीं कर सकता, जो एक सुसाइड अटैक तक नहीं कर सकता क्योंकि वो मैनिपुलेट अच्छा करता है, तो उसके लिए इन लोगों ने पूरा IC-814 हाईजैकिंग को प्लान किया और इसको एक्सचेंज करवाया, राइट। और फिर इसने जब ये छूटा उसके बाद इसने बना दी जैश ए मोहम्मद, और उसके बाद से जैश ए मोहम्मद ने पूरा मेस क्रिएट कर दिया। एक ऐसा मेस जो इंडिया को, मतलब इंडिया को मजबूर कर देगा कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर हम ऑपरेशन पराक्रम करके अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय करें। सबसे पहले तो ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या बोलते थे कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी अबू जाहिल है, मतलब फादर ऑफ इग्नोरेंस। भैया तुमने आज तक एक किताब की शक्ल नहीं देखी होगी, इतनी ज्यादा तो अटल बिहारी वाजपेयी खा गए होंगे, पी गए होंगे लिटरली। मतलब सीरियसली हमारे लीडर को जो कंसिलिएशन चाहते थे सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में, जस्ट बिकॉज ही वॉज अ कंसिलिएटरी लीडर, जो जम्मू कश्मीर में जमहूरियत कश्मीरियत इसको वैल्यू करते थे, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए इनको फादर ऑफ इग्नोरेंस बोला। और इतनी धमकी दे दी कि हम बाबरी मस्जिद ले लेंगे, अमृतसर ले लेंगे, दिल्ली ले लेंगे, ये सब कर देंगे। और इनकी हिम्मत बढ़ती जाती है। देखो 2001 में पार्लियामेंट में अटैक किए, उसके बाद हमने पाकिस्तान बॉर्डर पर ऑपरेशन पराक्रम करके ट्रूप्स को मोबिलाइज करने की कोशिश की। फिर हमें रियलाइज हुआ कि यार हमारी ट्रूप्स मोबिलाइज करने में इतना टाइम लगा रही है, स्पीड ही नहीं है बिल्कुल हमारी ट्रूप्स को मोबिलाइज करने में। उसके बाद जाकर हमें रियलाइज होता है कि हमें इन लोगों से अपना गेम थोड़ा अप करना पड़ेगा। इनके भी ओसामा के साथ लिंक्स थे, लेकिन फिर भी सारी चीजें सॉर्ट आउट होती नहीं, आप जानते ही हो। फिर ये लोग क्या करते हैं, पहले ये सुसाइड अटैक्स करते थे और पहले ये सारे सिविलियंस पे भी कर देते थे। जैसे LET ने किया था, सिविलियंस पे अटैक कर दिया था मुंबई, तो इनकी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया भर में डैमेज हो गई। तो अब जैश ए मोहम्मद ने सीखा कि अब एक काम करते हैं, अब हम ऐसा नहीं करते सिविलियंस पे एक काम करते हैं, अटैक नहीं करते, अब हम सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करेंगे। तो ये 2019 में इनको ऐसा लगता है कि हम CRPF के पूरे एक चलते हुए कॉन्वॉय को अटैक कर देंगे। अब इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि CRPF के पर्सनल है। इनको लगा था कि हम तो वैसे भी पाकिस्तान में बैठे हैं और ये एक आदमी है, ये बच्चा है 19-22 साल का, इसको हम भड़का देंगे, ये कर देगा अटैक, और एनीवेज हम तो सेफ है, उसके बाद हम बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके भाग जाएंगे। इनको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान जिस न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिथ की बात करता है ना, कि तुम हमारे ऊपर अगर कोशिश करोगे, हमारे पास मिलिटेंट्स हैं, ठीक है, हमारे यहाँ से अटैक हो रहे हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर रिटर्न में करोगे तो हम न्यूक्लियर वेपन का मार देंगे, कुछ कर देंगे। भारत इससे डरने वाला था नहीं। तो भारत ने रिटर्न में क्या कर दिया, आप जानते ही हो, बालाकोट। और उसके बाद से इनका ये जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला वाला मिथ था, इसको हमने कंप्लीटली ब्रेक कर दिया, राइट। एंड इसके बाद से टेररिज्म कंप्लीटली बैकफुट पर है इंडिया में, क्योंकि इंटरनेशनली तो हम ओपिनियन मोबिलाइज कर ही चुके हैं, साथ साथ कॉन्स्टेंटली जहां मौका मिलता है, जैसे ये इप्सा विप्सा, जहां मौका मिल रहा है वहां पर हम बातचीत कर ही रहे हैं, अपनी कैपेसिटी हम बढ़ाई जा रहे हैं। अब आपको पता है ये जो पुलवामा वाला जैसे CRPF के कॉन्वॉय पर अटैक हुआ था ना, चलते हुए कॉन्वॉय पर, अब ये अटैक प्लान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब हम नई चीज ला रहे हैं। अब हम ऊपर से ये सारी एक्टिविटीज ड्रोन्स के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे, और इन सारी टेक्नोलॉजीज के लिए भी हम US से टेक्नोलॉजीज प्रोक्योर कर रहे हैं। US की कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम मॉडिफाई कर रहे हैं इंटरनली, हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, और उनसे हम कॉन्वॉय वॉचेस को लेकर आ रहे हैं। कॉन्वॉय वॉच से हम वॉच करेंगे ऊपर से, तो कोई भी हमारे व्हीकल्स के, हमारे कॉन्वॉयस के ज्यादा करीब आ ही नहीं पाएगा। अब आप बताओ, ये इतने गीदड़ टाइप के लोग हैं, इनको रियलाइज हो गया कि अब तो ऐसे अटैक्स हम कर नहीं सकते, नहीं तो बालाकोट जैसा दोबारा कुछ हो जाएगा। तो अब ये जम्मू में घुसकर दोबारा सिविलियंस पे अटैक चालू कर देते हैं। याद है ऑल आइज ऑन रियासी वाला अटैक, वैष्णो देवी जाने वाली गाड़ी पर अटैक, क्या था? सिविलियंस पर अटैक था रियासी डिस्ट्रिक्ट में। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग प्लेस कॉन्स्टेंटली। ये मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की।
थोड़ा बहुत जेके एलएफ के बारे में, उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन, थोड़ा रिलीजियस रेडिकलाइजेशन हुआ कश्मीर में, वहां से बना आपका एलईटी, फिर उसके बाद आता है ये जैश ए मोहम्मद, और उसके बीच में कहीं आता है हरकतुल अंसार। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको इन सब के बारे में। बाकी आपको क्या लगता है भारत को इन इन लोगों को सबक सिखाने के लिए और क्या क्या करना चाहिए, बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट, थैंक यू।